बच्चों, इस नए सत्र में आईसीटी क्लासेज में आप सभी का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। और 9th क्लास का जो बच्चों सिलेबस है, एक बार मैं आपको उससे अपडेट करूंगा और उसके बाद में टॉपिक वाइज हम एक रणनीति बना करके, एक वार्षिक रणनीति बना करके हम टॉपिक वाइज जितने भी आपके जो ग्रामर और टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना पड़ेगा आपका जो सिलेबस है उसकी क्या पोजीशन है। देखो, आप जानते हैं बच्चों, आपका जो एनुअल एग्जाम का जो पेपर होगा उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 3 hours and 15 minutes और टोटल मार्क्स जो है वो आपके 100 होंगे, क्योंकि 9th क्लास है। 10th में सेशनल मार्क्स जो है वो 20 होते हैं। आपके इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। पूरा जो पेपर होगा आपका वो 100 मार्क्स का। क्लियर है? ओके बच्चों, तो एरिया ऑफ लर्निंग और मार्क्स के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए आप सिलेबस, और इधर आप देखेंगे आपके मार्क्स। तो जो एरिया ऑफ लर्निंग है बच्चों, इसमें सबसे पहला वाला आपका जो पार्ट है वो है रीडिंग। देखो आप, ये है रीडिंग। और दूसरा वाला पार्ट होगा आपका तीसरा वाला पार्ट है बच्चों ग्रामर। आप लिखेंगे इसे, है ना, ये सिलेबस आपके नोटबुक्स में लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम जो आगे वाली अपनी जो पढ़ाई है उसे हम, ये सिलेबस है इसको ध्यान में रखते हुए तो करेंगे। आइए देखिए आप, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का नाम है बच्चों इनसाइट, एक टेक्स्ट। दूसरी टेक्स्ट बुक होगी आपकी सप्लीमेंट्री, उसका नाम है जेम्स ऑफ फिक्शन। जेम्स ऑफ फिक्शन। देखो, दीज आर द 2 टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब्ड। ये 2 पाठ्य पुस्तकें हैं बच्चों, जो नीचे वाली है सप्लीमेंट्री और ये जो ऊपर वाली है ये आपकी जो है मूल पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना? तो आप देखेंगे इसमें जो रीडिंग वाला पार्ट है बच्चों, ये दिया आपको कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का दिया है रीडिंग वाला पार्ट। इसके बाद में जो राइटिंग वाला पार्ट है बच्चों, इट विल कैरी 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स का है। और जो ग्रामर वाला पार्ट है ये है 30 मार्क्स। और जो टेक्स्ट बुक है बच्चों, मैंने बताया आपको, एक तो इनसाइट है और ये सप्लीमेंट्री है। ये तो केवल 10 मार्क्स की है एंड इट विल कैरी 30 मार्क्स। तो देखिए आप, ये है 30 मार्क्स की और ये है 10 मार्क्स की। तो इस तरीके से बच्चों मोटा मोटा सिलेबस आपका जो है वो ये है। अब मैं आपको इसको थोड़ा विस्तार से एक बार क्लियर करता हूं कि रीडिंग में क्या क्या पार्ट आना है, राइटिंग में कौन सा है, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनसाइट में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, और जो जेम्स ऑफ फिक्शन है इसमें जो 10 नंबर के सवाल होंगे वो किस तरीके से आएंगे। मेरा मतलब ये है कि क्या एक ही सवाल होगा जो 10 नंबर का होगा, या कुछ लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और बड़े वाले जो प्रश्न है, तो किस तरीके से इसका विभाजन किया गया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, जो रीडिंग वाला पार्ट है, ये जो रीडिंग वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, मैं यहां समझाता हूं आपको। देखो, सबसे पहले ये है आपका रीडिंग वाला पार्ट। ये तो आपको पता चली गया है कि ये जो रीडिंग वाला पार्ट है इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं? 10 मार्क्स। इसमें सवाल इस तरीके से आएगा, 1 अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अबाउट 250 वर्ड्स। देखो बच्चों, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा 250 वर्ड्स में। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा इसमें से, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा इसकी क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति से मतलब ये है कि ये पैसेज सीन पैसेज होगा या अनसीन पैसेज होगा। तो बच्चों, ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है यह होगा अनसीन। अनसीन का मतलब यह है कि यह आपकी पाठ्य पुस्तकों में से आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, बल्कि ये कहीं बाहर से आएगा। बात समझ में आ गई है? ये अनसीन पैसेज होगा और ये आपकी पाठ्य पुस्तक में आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, कहीं बाहर से आएगा। और इसके लिए जो मार्क्स डिसाइडेड है वो कितने हैं? वो 10 मार्क्स हैं। दूसरी बात, इसके लिए जो वर्ड लिमिट है, जो शब्द सीमा है, हालांकि आपको लिखना नहीं है, आपके पास लिखा हुआ आएगा, पर इसकी शब्द सीमा जो है 250 शब्द हैं, 250 वर्ड्स जो है ये इसकी वर्ड लिमिट है, इसके अंतर्गत ही आएगा।
और इसमें से बच्चों आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे? बिसाइड्स कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ग्रामेटिकल आइटम शुड आल्सो बी टेस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग वाले पार्ट में जो अनसीन पैसेज आएगा उसमें जो सवाल होंगे वो कुल मिलाकर के 10 अंकों के होंगे। और वो 10 अंकों के सवाल किस तरीके के होंगे? उसमें बच्चों पहली बात तो पैसेज में से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे ये जांचने के लिए कि अंग्रेजी भाषा में आपकी समझ कितनी है। इन ऑर्डर टू टेस्टिफाई योर कॉम्प्रिहेंशन, इन ऑर्डर टू टेस्टिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की आपकी जो समझ है उसे टेस्टिफाई करने के लिए उसमें कुछ सवाल होंगे। और केवल अंग्रेजी भाषा की समझ ही नहीं, ग्रामेटिकल आइटम शुड आल्सो बी टेस्टेड। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो व्याकरण की बातें हैं उनसे संबंधित सवाल भी आएंगे। जैसे एक तो मैंने आपको कहा कि वोकैब से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। कई बार सवाल ये पूछा जाता है बच्चों, एक पैसेज आपको दिया जाता है, जनरली उसमें एक सवाल जरूर आता है। वो कौन सा? वो सवाल ये होता है कि व्हाट डज द वर्ड ही हियर स्टैंड्स फॉर। सवाल ये आएगा कि ही शब्द यहाँ किसकी ओर इंडिकेट करता है, ही शब्द यहाँ किसकी ओर संकेत करता है। इस तरीके का प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा द वर्ड ही हियर रेफर्स टू। मैं ये समझाना चाहता हूं कि इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं बच्चों, देखो वो सवाल कैसा होता है मैं बताऊं आपको। उसमें एक शब्द आएगा या तो स्टैंड या आएगा रेफर। ये अच्छे से समझो बच्चों कि रेफर अपने बाद सदैव टू लेता है लेकिन स्टैंड अपने बाद सदैव फॉर लेता है। स्टैंड फॉर कह दो चाहे रेफर टू कह दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहना कि रेफर फॉर कह दो और स्टैंड टू कह दो, ऐसा नहीं होगा। मैं समझाना चाहता हूं कि द वर्ब रेफर शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो रेफर वर्ब है उसके बाद आपको प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग करना चाहिए। और जो दूसरी वर्ब है स्टैंड, आपने आज तक यही तो पढ़ा है कि स्टैंड का मतलब खड़ा होना होता है। स्टैंड यानी खड़ा होना जरूर होता है, परंतु बच्चों जब इस सेंस के अंदर आप इसका प्रयोग करते हो तो स्टैंड का मतलब खड़ा होना नहीं है। यहां हम कहते हैं कि ही शब्द यहां पर किसकी ओर संकेत करता है। स्टैंड फॉर इज ए फ्रेजल वर्ब। आप जानते हैं एक वर्ब और प्रीपोजिशन जब दोनों मिलकर के कोई नया मीनिंग प्रदान करते हैं तो सच ए टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब इज नोन एज ए फ्रेजल वर्ब। इस तरीके की वर्ब को बच्चों आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि उसका जो मूल अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे कई बार आप जानते हैं LWO के लुक, यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं लुक का मतलब होता है टू सी समथिंग। लुक का मतलब मैं आपको कहता हूं लुक एट मी, तो मैं यही तो कहना चाहता हूं प्लीज बिहॉल्ड मी। बिहॉल्ड यानी देखना होता है, लुक मानी देखना होता है, तो लुक का मतलब तो देखना हुआ। लेकिन बच्चों जब आपने जोड़ दिया लुक आफ्टर तब तो मीनिंग बदल गया। लुक आफ्टर देखना नहीं होता, लुक आफ्टर का मतलब टू टेक केयर ऑफ समथिंग, टू टेक केयर ऑफ समबडी। किसी की देखभाल करने को आप लुक आफ्टर कहते हैं। लुक फॉर का मतलब कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढने को आप लुक फॉर कहते हैं। लुक इनटू का मतलब किसी मामले की तहकीकात करने या छानबीन करने को आप लुक इनटू कहते हैं। और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब किसी का बेसब्री से इंतजार करने को लुक फॉरवर्ड टू कहते हैं। मैं जो समझाना चाहता हूं वो बात सिर्फ इतनी सी है कि वर्ब में जब प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाता है तो जनरली इट बिकम्स ए फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और बच्चों इसका जो मीनिंग होता है वह नहीं रहता जो पहले था, उसका मीनिंग जो है बदल जाता है। जैसे स्टैंड यानी खड़ा होना होता है, लेकिन स्टैंड में जब आपने फोर जोड़ा तो स्टैंड का मतलब किसी के लिए खड़ा होना नहीं है, बल्कि इसका मूल अर्थ यह है कि यह किसकी ओर इंगित करता है, यह किसकी ओर इंडिकेट करता है, यह किसकी ओर संकेत करता है। ऐसा सवाल अनसीन पैसेज में करीब करीब निश्चित रूप से पूछा जाता है। और इसकी एक खास बात और होती है कि बच्चों ऐसे सवाल का जब भी आप जवाब देते हैं तो कभी न भूलिए स्टैंड में एस जोड़ना पड़ेगा, रेफर में एस जोड़ना पड़ेगा, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट वी ही क्यों न हो। जैसे मैंने आपको कहा कि वी शैल ओवरकम वन डे, ऐसे मैंने बोला आपको वी शैल ओवरकम वन डे, Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day. और हमने एक आपको सवाल दिया, What does the word we here refer to? अब बच्चों आप इसका जब जवाब देंगे तो आप लिखेंगे we here refer to, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है कि we तो प्लूरल है। मैंने स्वयं नहीं यही पढ़ाया आपको कि we तो प्लूरल है and a plural subject shall always be followed by a plural verb। मैंने ये पढ़ाया है कि वी एक प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो अपने बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो फिर वी के बाद में स्टैंड या रेफर में एस जोड़ने का क्या तुक है? बात समझे मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, और सिंगुलर वर्ब वह होती है बच्चों जिसके अंत में एस जरूर आता है। जैसे IS इज, जैसे हैज HAS, जैसे वाज WAS, जैसे डज DOES, उसी तरीके से जैसे प्लेज PLAYS, उसी तरीके से फ्लाइज FLIES। समझे? सिंगुलर वर्ब्स वह होती है जो अपने अंत में एस लेके आती है। तो फिर वी के साथ स्टैंड या रेफर में एस क्यों जुड़ रहा है,
इसलिए जुड़ रहा है बच्चों क्योंकि वी का मतलब यहां हम नहीं हैं। यहां वी को माना गया है एक वर्ड, व्हाट डज द वर्ड वी, व्हाट डज, अगर वर्ड को भी उठा दिया मैंने और मैंने कहा व्हाट डज वी हियर रेफर टू, तो बच्चों ये डज क्यों लगाया हमने, डू क्यों नहीं लगाया हमने डज इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि यहां पर जो वी शब्द है इसका प्रयोग यों हुआ है। आप जानते हैं जब किसी पर्टिकुलर वर्ड को आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमाज में प्रयुक्त करते हैं तो यहां इसका तात्पर्य वो नहीं है, इसका मतलब हम नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये एक शब्द है और ये शब्द सिंगुलर है, ये किसको इंडिकेट करता है, इसलिए डज का प्रयोग होता है। क्लियर है? ओके बच्चों, तो ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है? इसके आगे बच्चों आप बढ़ते हैं तो जो दूसरा वाला पार्ट है आपका वो वाला पार्ट राइटिंग, और राइटिंग के अंदर बच्चों केवल एक ही चीज है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग आप जानते हो बच्चों, एक तो होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है ईमेल। इन तीनों में से आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। फॉर्मल लेटर जो होता है बच्चों उसमें फॉर्मेलिटीज होती है, औपचारिकताएं होती है, लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसके अंतर्गत आते हैं पर्सनल लेटर सच एज रिटर्न टू योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, यानी आपके पारिवारिक सदस्यों तथा आपके मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। या तो एक सवाल आपको इनफॉर्मल लेटर का आएगा, दूसरा आएगा फॉर्मल का, या दिया जा सकता है आपको ईमेल। ईमेल जनरली बच्चों आप जानते हैं टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। जो ईमेल लिखवाया जाएगा वो लिखवाया जाएगा आपके विद्यालय के प्रिंसिपल को, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको ईमेल लिखना है, या फिर किसी समाचार पत्र के संपादक को आपको ईमेल लिखना है, या फिर किसी मैगजीन के एडिटर को, एडिटर जानते हो, एडिटर का मतलब संपादक, समाचार पत्र अथवा पत्रिका के संपादक को आपको ईमेल लिखना होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो राइटिंग वाला सेक्शन है उसमें केवल एक ही चीज आती है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग से मतलब बताया आपको, एक तो इनफॉर्मल लेटर जिसमें आपके साधारण पत्र आते हैं जो कि आप अपने परिवार के सदस्यों को लिखते हैं या अपने मित्रों को लिखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वाला पार्ट बच्चों मैंने आपको बताया वो कौन सा बताया, वो बताया आपको फॉर्मल लेटर्स। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं बच्चों दीज आर जनरली रिटर्न टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। और ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं बच्चों ये भी क्या होते हैं एडिटर को या प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मल लेटर्स को वो फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट में न पूछ के ईमेल के फॉर्मेट में भी पूछ लेता है। तो आपको यू शैल बी गिवन टू ऑप्शंस, आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे एंड यू शैल हैव टू अटेम्प्ट वन आउट ऑफ दोस टू। उन दोनों में से आपको केवल एक अटेम्प्ट करना है और इसका जो टोटल जो मार्क्स है बच्चों ये है 7 मार्क्स। जो लेटर वाला पार्ट है आपका इसको 7 मार्क्स का दिया गया है। देखो यहां समझाता हूं मैं, राइटिंग वाला पार्ट देखो, रीडिंग वाला क्लियर हो गया है, अब आ गया राइटिंग। तो राइटिंग वाले पार्ट में बच्चों आपको दिया हमने सबसे पहले लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग में आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हमने, 3 में से 3 टॉपिक्स हैं और उनमें से 2 पर आपको सवाल दिया जाएगा, करना आपको एक है। एक बताया आपको इनफॉर्मल लेटर, ये बताया किसको लिखे जाते हैं, दीज आर रिटर्न टू द फैमिली मेंबर्स और द फ्रेंड्स। दूसरा बताया बच्चों आपको कौन सा, फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर ये किसको लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं प्रिंसिपल या एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन, इस तरीके से लिखे जाएंगे। या कभी कभी इसके स्थान पर आपको पूछा जा सकता है ईमेल, और जो बच्चों ईमेल है उसकी स्थिति क्या रहेगी, ये भी जनरली प्रिंसिपल या एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन को लिखे जाते हैं। और ये वाला जो पार्ट होगा बच्चों इसके मार्क्स हैं 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इस टॉपिक के ऊपर। देखिए आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इस टॉपिक के ऊपर। और जो दूसरा वाला सवाल पूछा जाएगा वो होगा बच्चों शॉर्ट पैराग्राफ, स्पीच और डिबेट टाइप बेस्ड ऑन आउटलाइन 1 आउट ऑफ 2। दूसरा देखो ये जो बच्चों इसमें ये पहला वाला पार्ट रखा हमने, और दूसरा वाला जो है वो होगा शॉर्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ की खास बात ये होगी कि इसमें बच्चों आपको आउटलाइन दी जाएगी। आउटलाइन का मतलब आप जानते हैं कुछ शब्द दिए जाते हैं और बीच में आपको ब्लैंक्स दिया जाता है। तो उन ब्लैंक्स वो जो शब्द हैं उनका हिंट लेते हुए आपको इसे पूरा करना पड़ता है। तो शॉर्ट पैराग्राफ आपको पूछा जाएगा, और शॉर्ट पैराग्राफ जो है बच्चों ये किस रूप में होगा, स्पीच के रूप में होगा और डिबेट, स्पीच और डिबेट टाइप होगा। और इसकी शब्द सीमा होगी बच्चों ये होगा आपके 60 या
मतलब 60 to 80 वर्ड्स। ये जो है 60 से लेकर के 80 शब्दों के बीच में होगा और इसका जो अंक अधिभार है वह भी होगा 7 मार्क्स। दूसरा वाला पार्ट क्लियर है। तीसरा वाला पार्ट बच्चों इसी में होगा शॉर्ट राइटिंग टास्क। देखो आप, इसी में आपका जो तीसरा वाला पार्ट होगा वो होगा शॉर्ट राइटिंग टास्क। इसी में तीसरा वाला पार्ट होगा शॉर्ट राइटिंग टास्क। ये जो शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा बच्चों, ये होगा इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी। ये कोई संवाद या जो कहानी है उसके रूप में आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम हिंट्स, और इसमें आपको दिए जाएंगे कुछ हिंट्स, और इसकी जो शब्द सीमा रखी गई है, लिमिट है बच्चों, वो है 50 to 70 वर्ड्स। कितने? ये देखेंगे आप, 50 to 70 वर्ड्स, ये इसकी वर्ड लिमिट होगी। और बच्चों इसका जो अंक अधिभार है वो होगा 6 मार्क्स। इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो दूसरा वाला पार्ट है जिसको नाम दिया हमने क्या, राइटिंग। रीडिंग वाला पार्ट आपको समझ में आया। राइटिंग वाला पार्ट जो है उसका सिलेबस मैंने आपको क्लियर किया है। आगे जो ग्रामर की स्थिति है बच्चों उस पर हम विचार करते हैं। देखें आप, आगे वाला टॉपिक लिखेंगे आप, ग्रामर। देखो बच्चों, मैंने जो ग्रामर की स्पेलिंग सही लिखी है गलत लिखी है, गौर से देखिए आप देख रहे हैं बच्चों GRAMMER लिखा है मैंने, लेकिन एक्चुअली इसकी स्पेलिंग ER नहीं होती, शुद्ध स्पेलिंग क्या होगी, AR। ये ध्यान रहे। ग्रामर जो वर्ड है, जनरली बच्चों आपकी आदत क्या है कि एक नियम है कि किसी भी वर्ब के अंत में जब हम ER जोड़ते हैं तो वो नाउन बन जाता है। जैसे प्ले में आपने ER जोड़ा तो बन गया प्लेयर। इन द सेम वे डांस तो डांसर, टीच टीचर। उसी प्रकार से आप ग्रामर में कर देते हैं GRAMMER, लेकिन ये याद रहे कि GRAMMER नहीं होती, शुद्ध स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMER। ध्यान रखो आप इस बात को, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो जो ग्रामर वाला टॉपिक है, इस ग्रामर वाले टॉपिक को बच्चों 7 भागों में बांटा गया है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था डिवाइड इनटू पार्ट्स होता है, लेकिन डिवाइड इन हाफ होता है। बात समझ में आ रही है? जब डिवाइड के बाद में कई पार्ट्स हो तो डिवाइड के बाद में इनटू लगाना चाहिए, और डिवाइड के बाद में अगर केवल हाफ लिखा हुआ तो डिवाइड इन हाफ होता है, जबकि डिवाइड इनटू पार्ट्स होता है। इसीलिए मैंने कहा कि दिस टॉपिक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। मैंने यहां इन नहीं इनटू बोला, पूर्ण परिवर्तन के सेंस में, पूर्ण परिवर्तन के सेंस में। तो देखो बच्चों, यह जो पहला टॉपिक दिया गया है आपको वो है टेंस। पहला टॉपिक देखेंगे आप, यह टेंस। और टेंस जो है बच्चों, तो इसमें बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप जानते हो बच्चों, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है इसको हम सब डिवाइडेड करेंगे 4 भागों में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 टेंसेज, 12 टेंसेज हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो बच्चों सवाल आएंगे उनका अंक अधिभार कितना होगा, उनका अंक अधिभार होगा 4 मार्क्स। क्लियर हो गया है। टेंस के बाद में दूसरा टॉपिक है बच्चों मॉडल, जिसमें दिया है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब पूरे मॉडल। हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर, आई हैव टॉट यू सो मेनी टाइम्स। मैंने कई बार आपको बताया है, देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी के अंदर 13 मॉडल होते हैं और 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरीज होती है। इस प्रकार से देयर आर 24 एनोमेलस फाइनाइट्स इन इंग्लिश। कुल मिलाकर के अंग्रेजी में 24 एनोमेलस फाइनाइट्स होते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं केवल मॉडल ऑक्सिलियरीज की। और मॉडल ऑक्सिलियरी कितनी होती है, मॉडल ऑक्सिलियरी बच्चों 13 होती है। और इसके ऊपर जो सवाल पूछा जाएगा देखेंगे आप, ये हो गया आपका मॉडल्स। यहां भी देखो बच्चों MODELS ऐसा लिखा है मैंने, लेकिन आप जानते हैं इस मॉडल का मतलब तो नमूना होता है। MODE कर दिया मैंने, ध्यान दोबारा देखो क्या समझाना चाहता हूं मैं। MODEL मॉडल पेपर होता है, तो बच्चों ये अलग चीज है। और जब हम आपको मॉडल पढ़ाते हैं तो उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, MODEL नहीं होती, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, MODAL होती है। ये देखिए आप, मॉडल। और जो मॉडल है बच्चों, ये इसका अंक अधिभार भी कितना होगा, 4 मार्क्स। मॉडल की बात खत्म। इसके बाद आगे वाला टॉपिक है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सिंटैक्स भी कहते हैं, जिसे कंकॉर्ड भी कहते हैं। और पिछले साल भी मैंने बहुत तफसील से इस टॉपिक को समझाया था आपको। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है बच्चों, इसकी क्या विशेषता होती है, आपको मैंने कहा था यह है सब्जेक्ट
वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यह होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है उस वर्ब को अपने सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ए सिंगुलर सब्जेक्ट शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब वह होती है जो अपने अंत में एस लेकर के आती है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके बाद में जो वर्ब आती है वह हमेशा प्लूरल होती है। प्लूरल वर्ब के अंत में कभी भी एस नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की बातें मैं समझा रहा था आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, इस टॉपिक के ऊपर जो सवाल आपको पूछे जाएंगे उनका अंक अधिभार होगा 4 मार्क्स। इसके बाद में बच्चों आगे वाला टॉपिक है नरेशन। आगे वाला टॉपिक है नरेशन का मतलब आप जानते हो, नरेशन को बच्चों आप अन्यथा स्पीच भी कहते हैं। नरेशन को आप स्पीच भी कहते हैं, आप इसे स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कई बार आप कहते हैं कि डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं इसी को नरेशन या स्पीच कहते हैं, और इसका अंक अधिभार भी बच्चों कितना होगा 4 मार्क्स। ग्रामर के में चल रहे हैं हम, ग्रामर का जो पूरा एरिया है वो कितने नंबर का बताया था आपको? पूरे ग्रामर का जो एरिया है बच्चों वो 30 मार्क्स यानी 30 अंकों का आपको बताया गया था। तो देखो इस तरीके से हम इसको सब डिवाइड कर रहे हैं। नरेशन के बाद बच्चों 5वां टॉपिक होगा एंटोनिम सिनोनिम्स, ये भी 4 मार्क्स का होगा। ये 5वां टॉपिक है, देखो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स। एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका अंक अधिभार भी कितना होगा 4 मार्क्स। एंटोनिम सिनोनिम्स में आपको पता है कि पढ़ने पढ़ाने जैसी बातें कम होती है, ये एक्चुअली याद करने का टॉपिक है, परंतु इसमें थोड़ा पढ़ने पढ़ाने की बात भी होती है। जैसे हम कहते हैं आपको कई बार होता है, जैसे करेज है, COURAGE करेज, और आपको कहा साहब इसका एंटोनिम बताइए, आप बताएंगे डिस्करेज। या लाइक का डिसलाइक आप बताते हैं। तो यह पढ़ने और पढ़ाने वाली बात यह होती है कि हम कुछ शब्दों के आगे कोई प्रेफिक्स जोड़ करके उसका उल्टा अर्थ देने वाला, उसका अपोजिट वर्ड या उसका जो एंटोनिम है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा एंटोनिम है और सिनोनिम है। सिनोनिम पर्यायवाची शब्द है, इसमें नियम लागू नहीं होते हैं, इसे याद ही करना पड़ता है। सिनोनिम्स जो है उसमें एक शब्द आपको दे दिया और आपको पूछा कि इसी शब्द को इसी अर्थ को एक्सप्रेस करने वाला, इसी मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाला दूसरा शब्द बताइए। जैसे आपके पैसेज में एक शब्द आ गया MENTOR, और आपसे पूछा कि साहब ये जो शब्द आ गया MENTOR मेंटर, तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, और आपके पैसेज में मेंटर आ गया। ठीक है बच्चों, तो उसका जो दूसरा अर्थ है वो टीचर है, क्योंकि टीचर जो होता है उसका मतलब शिक्षक होता है, और पेडागोग कहते हैं आप उसे, और मेंटर कहते हैं आप उसे। तो एक ही शब्द के आप हिंदी में भी तो पढ़ते हैं कई शब्द, जैसे बादल है तो बादल का पर्यायवाची आप पढ़ते हैं, घोड़ा है, सूर्य है, उसके पर्यायवाची आप पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों ये टॉपिक है, और दोनों मिला करके इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर के जो सवाल होंगे वो एंटोनिम्स पे होंगे, और 2 नंबर के सवाल जो होंगे वो सिनोनिम्स पे होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि चारों सिनोनिम्स पे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि चारों एंटोनिम्स पे हो, पब्लिक लगाया गया है। ठीक है, आगे वाला टॉपिक है बच्चों, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये अपेक्षाकृत बड़ा टॉपिक है। देखो आप, ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहां स्पीच का मतलब बच्चों वो नहीं है जो मैंने ऊपर बताया था, स्पीच यानी कथन होता है, लेकिन यहां पर स्पीच का मतलब है शब्द। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद होता है। तो हिंदी भी पढ़ते हो बच्चों आप, एक शब्द जो है उसके कितने भेद हो सकते हैं। एक सेंटेंस के अंदर बच्चों आप जनरली देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आया है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आया है बच्चों, तो वो क्या होगा। जैसे मैं आपको कहता हूं, ध्यान से सुनना, भारत मेरा देश है, और मैंने भारत को अंडरलाइन करके पूछा भारत क्या है, सभी कहेंगे ये संज्ञा है, ये नाउन है। अब हमने पूछा कि साहब नाउन में इसका जो है वो बताइए हमें, नाउन में इसका काइंड, भाई कौन सा नाउन है ये। तो यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज द नेम ऑफ ए कंट्री। इंडिया एक कंट्री का नाम है, इसलिए कौन सा नाउन होगा, हिंदी में बच्चों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह नहीं होती है जिससे किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो वह होती है जिससे किसी के भी नाम का बोध हो। जैसे मान लो हमने कहा ये गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा एक नदी का नाम है, व्यक्ति का तो नहीं है ना, परंतु बच्चों उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में आप उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैं कहता हूं द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मैंने कहा कि हिमालय पर्वत जो है वो भारत की उत्तर दिशा में अवस्थित है। यहां पर द हिमालयाज को अंडरलाइन करके हमने पूछा कि ये जो हिमालयाज है ये कौन सा नाउन है। तो बच्चों ये पहाड़ का नाम है ना, व्यक्ति का नाम नहीं है, परंतु पहाड़ का नाम तो है।
तो आप इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, तथा अंग्रेजी में क्या क्या कहेंगे आप इसे? अंग्रेजी में आप इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से देखा आपने कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक है, तो इसमें बच्चों एक तो नाउन होता है, एक दूसरा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। उसके बाद बच्चों एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। उसके बाद में एक वर्ब आती है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। लेकिन एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो केवल वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। एडवर्ब वह शब्द होता है जो कभी किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, कभी किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और कभी किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। इसके आगे वाला पार्ट बच्चों प्रीपोजिशन आता है, इसके आगे वाला पार्ट कंजंक्शन आता है, और अंतिम पार्ट होता है इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप विकारी शब्द विकारी हिंदी में पढ़ते हो ना, वो सब चीजें इसी के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये हुआ देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं, और जहां तक मैं जानता हूं हिंदी में भी इतने ही होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अपनी बात तो जारी रहेगी, सिलेबस के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था आपसे, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
देखो बच्चों, यहां तक की बात हमारे बीच में हुई थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक जो है बच्चों, ये आपका कितने मार्क्स का है? इसका अंक अधिभार है 8। और आगे बच्चों जो अंतिम टॉपिक है आपका इससे संबंधित वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये क्या होता है? ये बच्चों एक फ्रेज के लिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया जाता है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसको आप क्या बोलते हैं? उसे आप कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको कहा जाएगा माता और पिता के लिए एक शब्द बताइए, तो आप बताएंगे पेरेंट्स, माता और पिता के लिए। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से बच्चों, जब मैं आपको कहता हूं वन हु टीचर्स इन ए स्कूल, तो वो टीचर कहलाएगा। वन हु ट्रीट्स द पेशेंट्स, जो मरीजों का इलाज करता है, कौन को कहलाता है? वो डॉक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और भी कई अच्छे अच्छे शब्द हैं, तो वो सारे, ये भी एक लिस्ट है, इसको याद ही करने का टॉपिक है, ये आपको याद करना है। और इसका जो अंक अधिभार है बच्चों वो कितना होगा? 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका जो ग्रामर का एरिया है वो पूरा खत्म हो गया है। और आगे बच्चों किताब आ गई है आपकी इनसाइट, और इनसाइट के 2 पार्ट हैं, एक तो प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री वाला पार्ट। ये मैं क्लियर करता हूं आपको। देखो एक बार आपका नाम लिखेंगे आप, इनसाइट। ये किताब है। इसको बच्चों हमने कितने भागों में बांटा है? इसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक पार्ट तो इसका प्रोज वाला है और दूसरा पार्ट इसका पोएट्री वाला है। तो जो प्रोज वाला पार्ट है बच्चों, इसमें से सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे? टोटल तो मैंने आपको बताया है कि इनसाइट में से जितने सवाल आएंगे वो कितने अंकों के होंगे? वो बच्चों उनका अंक अधिभार होगा 30 मार्क्स। अब आप समझेंगे, देखो, वन पेसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फॉर कॉम्प्रिहेंशन। इस बार जो आपको पैसेज दिया जाएगा वो कैसा होगा? वो सीन पैसेज होगा, वो आपकी पुस्तक में से, आपकी पाठ्य पुस्तक में से आएगा और उसकी वर्ड लिमिट होगी बच्चों 200 वर्ड्स, 200 शब्दों के अंदर पूछा जाएगा। और उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से 2 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो होंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, वो भाषा की समझ को जांचने परखने के लिए पूछे जाते हैं। एंड द ग्रामेटिकल आइटम शुड आल्सो बी टेस्टेड, और जो ग्रामेटिकल आइटम्स हैं उनके ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा वाला जो है बच्चों 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स का होगा, जो अनशीन पैसेज होगा। इसके अलावा बच्चों आपको दिया गया है 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और उनका अंक अधिभार होगा 6 मार्क्स। इसका मतलब 2-2 नंबर के होंगे। और आउट ऑफ 5 टू बी आंसर्ड 5 दिए जाएंगे, और 5 में से आपको कितने करने हैं? यू शैल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 आउट ऑफ 5। 5 में से आपको केवल 3 करने हैं और उनकी वर्ड लिमिट होगी बच्चों 30 वर्ड्स। एक आएगा वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आएगा अपेक्षाकृत, उसका उत्तर आपको थोड़ा अधिक शब्दों में देना है और उसकी वर्ड लिमिट दी गई है 60 वर्ड्स। ज्यादा से ज्यादा आप जो 60 शब्दों में दे सकते हो, 40 और 60 शब्दों के मध्य आपको उत्तर देना है। और ये जो सवाल होगा बच्चों, इसका अंक अधिभार होगा 4 मार्क्स। ये तो प्रोज की स्थिति है। पोएट्री में से क्या होगा? पोएट्री को बच्चों आप 2 भागों में देख सकते हैं। 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स। आपको जो कविताएं दी गई है उनमें से एक जो है आपको 2 यू शैल बी गिवन 2 एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द पोएम्स। आपको 2 काव्यांश दिए जाएंगे और दोनों में से किसी एक को क्या करना है? सह प्रसंग व्याख्या करनी है। सह प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। अच्छा बच्चों, इसका अंक अधिभार बताया आपको मैंने 4 मार्क्स। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरप्रिटेशन बताया था आपको कि इसके अलावा आपको क्या दिया जाएगा कि 3 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 सवाल करने होंगे। और ये सवाल किस पर होंगे? ये इस बात पर होंगे कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और व्हाट इज द थीम ऑफ द गिवन पोएम। जो कविता आपको पढ़ाई है उस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, इस तरीके के प्रश्न होंगे। और इसका जो अंक अधिभार है बच्चों वो होगा 6 मार्क्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इनसाइट की पुस्तक है उसका जो सिलेबस है वो आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। आगे जो बची किताब है वो है सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री जो बुक है आपकी उसका नाम क्या बताया? जेम्स ऑफ फिक्शन। इसका अंक अधिभार है बच्चों ओनली 10 मार्क्स, केवल 10। और इसमें एक सवाल आएगा 4 मार्क्स का, और जो दूसरा सवाल होगा वो 6 मार्क्स का होगा। तो देखो बच्चों, जो पहला 4 मार्क्स का होगा वो कैसा होगा? 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर प्लॉट सिचुएशन इन द लेसन। पाठ जो होंगे, एक सवाल आएगा
और वो कितने मार्क्स का होगा, वो 4 मार्क्स का होगा। और सवाल पूछा जाएगा कि फलां कहानी के फलां व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कैरेक्टर, या फलां कहानी का प्लॉट क्या है, कथानक क्या है, या उसकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर सवाल होगा। और इस तरीके का जो पहला प्रश्न आएगा बच्चों, उसका अंक अधिभार होगा 4 मार्क्स। और जो अंतिम सवाल आएगा उसका अंक अधिभार कितना होगा, 6 मार्क्स होगा। 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या किया जाएगा, आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और 4 में से आपको केवल 2 के जवाब देने होंगे। 2 के जवाब 2 और 2 के जवाब देने होंगे। और बच्चों उनका ये बताया है कि 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 4 दिए जाएंगे और वो कैसे होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। और उन 4 में से आपको केवल 2 को करना है। तो 2 को करोगे तो दोनों के अंक कितने होंगे, 3 प्लस कितने हो गए, 6 मार्क्स। तो इस तरीके से ये जो अंतिम प्रश्न होगा ये 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कि आपका जो 9th क्लास वाला सिलेबस है ये बिल्कुल क्लियर आपको समझा दिया गया है। और यहां पर आप ये समझें, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रोज बच्चों मैंने आपको क्लियर की है, तो प्रोज में आपको बताया मैंने, एक तो 10 नंबर का प्रश्न कौन सा होगा, शीन पैसेज वाला। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और उनका अंक अधिभार कितना होगा, 6 मार्क्स। 3 सवाल होंगे तो 3 का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक प्रश्न का अंक अधिभार कितना होगा, 2 होगा, तो 16 हो गए। और इसके अलावा बच्चों आपको एक सवाल बताया, वो थोड़ा बड़ा होगा और उसका अंक अधिभार कितना होगा, 4 मार्क्स। आपको ज्यादा से ज्यादा 60 शब्दों में इसका जवाब देना है, ये 20 हो गए हैं। इसके बाद में जो पोएट्री वाला पार्ट है बच्चों, वो कितने का है, ये जो पोएट्री वाला पार्ट है इसका अंक अधिभार टोटल 10 होगा। और इसमें से सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे कि एक तो आपको बताया 4 मार्क्स का सवाल होगा और दूसरा 6 मार्क्स का होगा। तो देखो बच्चों, जो 4 मार्क्स का सवाल होगा वो कौन सा होगा, जो 4 मार्क्स का होगा वो होगा जो भी पोयम है तो उस पोयम में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंगी व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न होगा उसका अंक अधिभार कितना होगा, 4 मार्क्स। और जो दूसरा बताया बच्चों, एक सवाल ऐसा आएगा कि जो पोयम है उसका थीम यानी उसका मूल प्रतिपाद्य या उसका सेंट्रल आइडिया या उसका केंद्रीय भाव क्या है, उस पर जो सवाल पूछा जाएगा उसके मार्क्स कितने होंगे, 6। तो आपने देखा टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। ये स्थिति किसकी है, पोएट्री वाले पार्ट की। और जो सप्लीमेंट्री रीडर है जेम्स ऑफ फिक्शन, तो उसमें बच्चों आपको अच्छे से क्लियर कर दिया हमने, 2 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, जेम्स ऑफ फिक्शन। इसमें से आपके केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2 प्रश्न कैसे होंगे, 2 प्रश्न बच्चों इस तरीके के होंगे कि जो पहला वाला प्रश्न होगा वो तो 4 मार्क्स का होगा, ये तो 4 मार्क्स का हो गया, ये 6 मार्क्स का हो गया। अब इसमें देखो आप, ये सवाल किस तरीके के हैं, ये जो बच्चों ये जो सवाल आएंगे ये होगा किसी भी कहानी का कोई भी जो पात्र है उसका चरित्र का वर्णन करवाया जा सकता है आपसे, कहानी का प्लॉट या उसका जो कथानक या कहानी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर जो सवाल पूछा जाएगा उसका अंक अधिभार बताया आपको 4 मार्क्स। और यह स्थिति ये रहेगी 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहां आपको 2 सवाल दिए जाएंगे और दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है और उसका मार्क्स ये है। और जो अंतिम बताया बच्चों आपको, वो अंतिम क्या है, 2 आउट ऑफ 4, यानी आपको यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 4, 1 है ना। आप ये समझें कि आपको यहां पर 4 सवाल आपको दिए जाएंगे, लेकिन चारों सवाल आपको करने नहीं है। आपको क्या है, 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनमें से केवल 2 को अटेम्प्ट करना है। तो 2 का मतलब ये हो गया बच्चों, ये एक जो है इसका अंक अधिभार 3 और इसका अंक अधिभार 3, इस प्रकार से 3 3 6। तो बच्चों आज की बात यही समाप्त। आपका सिलेबस अच्छे से आपको क्लियर किया गया है और हम बाकी बात अगली क्लास में करेंगे।